रेल बजट पेश कर दिया गया है और बहुत सारे यात्रियों के सुविधाओं के मद्देनजर इस रेल बजट को याद भी किया जा सकता है, क्योंकि लगभग जिस तरीके से रेल मंत्री ने अपना रेल बजट रखा है उसमें रेल यात्रियों को केंद्र में रखा गया है और यात्रियों को केंद्र में रखते हुए उन्हें जिस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं वो कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन विजन एक क्लियर हुआ है कि विस्तार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है और 2020 एक तरीके से टारगेट है। जो इस बार का बजट है वो टारगेट दिखला रहा है कि 2020 तक कमोवेश वक्त पर ट्रेन चलेगी। आप टिकट कटाने जाएंगे तो आरक्षण आपको मिल चुका होगा, यानी आरक्षण नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और इन सारी परिस्थितियों के बीच जो छोटी मोटी असुविधाएं होती हैं उन असुविधाओं को दूर करने के लिए भी किसी रूप में रेल मंत्री का ध्यान गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जवाबदेही किस रूप में रेलवे के कर्मचारियों की होगी और जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा रेलवे अधिकारी उसकी जवाबदेही किस तरीके से होगी, किस तरीके से कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उसमें एक विस्तार लाने की कोशिश भी की जा रही है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि एक तरफ आय बढ़ाने का लक्ष्य है, दूसरी तरफ पीपीपी सिस्टम के जरिए विस्तार देने का लक्ष्य है, तीसरी तरफ जो मौजूदा वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक टारगेट क्षेत्र लेकर, चाहे वो प्रतिदिन 7 किलोमीटर पटरी बनाने पर जोर हो, चाहे वो हर रेलगाड़ी में जनरल डब्बे के साथ सफ़र बढ़ाते हुए तकरीबन 65,000 शायिका यानी स्लीपर्स जो हैं वो लगभग देश में बढ़ जाएंगे, इस दिशा का टारगेट लेकर चला गया है। और साथ ही लेकिन कई चीज़ें मुश्किल वाली भी हैं, मसलन इस देश में मानव रहित फाटक अब भी है, उसको कैसे कम किया जाए, कम करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, इस बात का जिक्र किया गया। जो बात निकल कर आ रही थी यात्रियों के जरिए जिनसे हम लोग लगातार पूछ रहे थे कि वो क्या चाहते हैं, तो समय पर ट्रेन रहनी चाहिए, प्राथमिकता है, सरकार की भी प्राथमिकता है। ट्रेनों में जिस तरह से भीड़ भड़का रहता है उसे कम करने की सरकार की भी प्राथमिकता है। जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में रोजगार पैदा किया जा सकता है या नहीं उस दिशा में भी सरकार ने ध्यान दिया है कि हम रोजगार भी पैदा करेंगे। कुछ नए इंडस्ट्री जो लगाए जाएंगे जो रेलवे से जुड़े होंगे उस दिशा में भी सरकार का नजरिया बहुत साफ है कि वो उस दिशा बढ़ना चाहते हैं। महिलाओं के लिए कमोवेश हर कैटेगरी में 33% एक तरह से आरक्षण है कि उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच विशेषज्ञों की राय क्या हो सकती है, और खास तौर से इस बात का जिक्र करते हुए कि दिल्ली जो सोचती थी, मुंबई जो सोचती थी, मुंबई से जो बात हो रही थी, कोलकाता जो सोचती थी, जो महानगर हैं वहां पर क्या रेलवे को लेकर जो एक आधुनिकतम सोच थी वह लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और एक अच्छी बात यह है कि बुलेट ट्रेन शब्द के बदले हाई स्पीड ट्रेन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलनी है। जापान के सहभागिता के साथ काम हो रहा है, लेकिन नजरिया क्या है विशेषज्ञों का और इन सब के बीच क्या राय है? वीके दत्त साहब, लगातार आप सुन रहे थे, क्या राय निकली? बहुत ही अच्छा जो मंत्री जी ने पिछली बार शुरू किया था वो एक्सेलरेटर थोड़ा सा और बढ़ाया है। ओके। पिछली बार उन्होंने 1 लाख करोड़ की बात कही थी जो करीब करीब अचीव किया। इस साल उनका 1,25,000 करोड़ करूंगा, जो वर्ल्ड मानक हैं। जैसे चाइना ने 9,000 किलोमीटर किया, मंत्री जी ने कहा हम 50 से शुरू हुए थे 400, इसको 2,000 किलोमीटर प्रति वर्ष हम ले जाएंगे अगले 3 वर्ष में जी। तो एक जो जगह की कमी है कैपेसिटी बढ़ाने में किया, इसके साथ बहुत ही इंटेलिजेंटली काम किया है हर वर्ग के लिए। ये जो 3 ट्रेनें अनाउंस की हैं इन्होंने, अंत्योदय एक्सप्रेस, दीनदयालु पैसेंजर कोचेस, हम सफ़र, तेजस, उदय। हाँ साहब, अगर आप देखिए अनरिजर्व जो टिकट है सबसे सस्ता है, रिजर्व टिकट का करीब आधा या 60% है। अब अनरिजर्व टिकट पे आप उसको इसके पॉइंट्स पर आते हैं। हाँ, लेकिन इस पॉइंट को हम ध्यान में आ रहा है पहले कि इस बजट को सुनने के दौरान फीलिंग क्या आई? हरीश चंद्रा जी, फीलिंग क्या आई? एक तो मैं दत्त साहब की बात से सहमत हूं कि जो पहले से एजेंडा था उसको तेजी से आगे बढ़ाने की बात है जी। 1-2 चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, ये पहली बार होगा कि हम फ्रेट ट्रेन को टाइम टेबल के हिसाब से चलाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, कुछ पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। है? जो अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, यही तरीका है कि इसको लागू किया जाए। ओके। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, ईपीसी मॉडल लाने की बात कही है मंत्री जी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
ये जो जिसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की इनएफिशिएंसीज की बात कर रहा था, हाँ। ये काफ़ी हद तक, अगर ये अभी तो ये बहुत लिमिटेड वे में करने वाले हैं, लेकिन अगर इसको ये बढ़ा सके तो जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा सुधर जाएगा। नहीं, इस पूरे बजट का हिस्सा वो कौन सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रियों को ध्यान में रख के पूरा भाषण तैयार किया गया, लेकिन विस्तार कैसे देना और आय कैसे बढ़ाना इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा है, क्या ये माना जाए? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो रेलवे की बड़ी समस्या ये है कि आपकी फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रैक पे चलती है, जो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जो स्पीड डिफरेंशियल है उससे आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर जो महत्व डाला गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेट और पैसेंजर के लिए ट्रैक अलग अलग कर देंगे तो आपका जो कैपेसिटी का जो बढ़ना है वो उस पर मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। अब इसके एक मिनट टारगेट पे आइए। अब वीके दत्त साहब, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन चले, संभव है? बिल्कुल संभव है। संभव है। जो मेरे मित्र ने कहा, हाँ, देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाँ। जहां चालू होगा वेस्टर्न, मालगाड़ियां उधर चली जाएंगी। देखिए रोड की जो स्पीड है, जो स्लोएस्ट बैलगाड़ी होगी उससे होगी। अगर आप मालगाड़ी अलग कर जाएंगे तो हर गाड़ी 130 आपके जहन में टारगेट क्या आ रहा है, ये कैसे कब तक संभव होगा? किसका? देखिए ये फ्रेट कॉरिडोर जो स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर का टारगेट 2019 का मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया जी। मुझे लगता है और जल्दी आ जाएगा, तो इससे अलग हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जैसे वैगन की स्पीड बढ़ाई जा रही है, हाई स्पीड ट्रेन चलें, कुछ सेग्रीगेशन उस तरफ काम किया जा रहा है, और जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अभी राजधानी की स्पीड है, बाकी भी ट्रेन को अपग्रेड किया जाएगा, टेक्निकली जो पहुंच जाएगी, और 80 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल डुएबल है। मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है। अब इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर आए अंशुमन तिवारी जी, प्रैक्टिकल अप्रोच और सरकार का विजन या नजरिया। कमोवेश प्रधानमंत्री के हर नारे को इंक्लूड जरूर किया गया इस भाषण के दौर में, लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति के बीच क्या ये भाषण बजट कहीं टिकता है? इस बजट को दो हिस्सों में देखें। अगर बजट एक पिछले साल के कामकाज पर टिप्पणी होता है और नए विजन होते हैं। 2015 में सुरेश प्रभु एक गहरे रूप से असफल वित्त रेल मंत्री साबित हुए हैं। यात्री पैसेंजर रेवेन्यू केवल 5% बढ़ा है, हाँ। माल भाड़ा 5% बढ़ा है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 5% है। इसलिए उन्होंने अपने सारे टारगेट 2016 पे लाद दिए हैं। तो 2015 में रेलवे का प्रबंधन वैसा नहीं हो सका जिसकी उम्मीद की गई थी। अगर आप इस डेटा को देखें तो उस एक पहली प्रतिक्रिया ये निकलती है। दूसरी प्रतिक्रिया इस बजट से निकलती है कि रेलवे को मिशन मोड में लाने की कोशिश। एक मिनट, अगर वो 5% बढ़ा है तो इस बार 10% आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं, क्योंकि 5% जब आप केवल 5% पिछले साल अचीव कर चुके, सारा मेजर जितने भी मेजर रेवेन्यू इंडिकेटर्स हैं उनमें मेजर शॉर्टफॉल है। इससे लगा है कि पिछले साल रेलवे के फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश सफल नहीं हो सकी, इसलिए उनको सबको आज अगले साल पर बढ़ा दिया गया। पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि सुरेश प्रभु ने इस पूरे बजट के अधिकांश हिस्से में बहुत गहराई से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात की है, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की बात की। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर रेलवे का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें निजी क्षेत्र के निवेश का भरोसा पैदा करने में समय लगेगा, और वो भरोसा तब पैदा होगा जब रेलवे के अपने फाइनेंसेस ऐसे होंगे कि रेलवे का अपना खजाना बेहतर होगा। तो अगले साल सुरेश प्रभु जिन चीज़ों पर टारगेट कर रहे हैं उनको लगता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, अगर थोड़ा पैसेंजर कैपेसिटीज बढ़ाई जाएंगी तो शायद हमारे पास रेवेन्यू आएगा। तो मैं उनके रेवेन्यू टारगेट्स पे बहुत आई एम टेकिंग इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये जो रेवेन्यू के टारगेट्स तय किए गए वो अगले साल अचीव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जिन मिशंस की बात। स्वाभाविक रूप से पहली बार रेलवे को मिशन मोड में लाने की कोशिश की गई, जो अच्छी बात है। उन्होंने 5 अलग अलग मिशन तय किए हैं और वो 5 मिशन लोगों को कम से कम ये याद दिलाएंगे कि इन चीज़ों को रेलवे को अचीव करना है। दूसरी बात यह है कि सुरेश प्रभु का बजट पहला बजट है पिछले कई सालों में जो रेलवे की वरीयताओं का खाका ठीक ढंग से पेश करता है कि रेलवे की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, पर उन प्रायोरिटीज़ के नीचे रिसोर्स की जो नींव है ना, कि आप किले हवा में बनाइए बट उसके नीचे एक नींव भी रखिए। उसके नीचे जो रिसोर्स की नींव है ना, वो केवल 2 ही तरह से दिखती है कि LIC ने रेलवे को 5 साल के लिए लोन दिया है, और इसके अलावा उनको उम्मीद है कि रेवेन्यूज सामान्य व्यवस्था से रेवेन्यूज आगे बढ़ेंगे। ये मोटा बजट का लक्ष्य निकलता है। हरीशचंद्र जी, ये कहां तक संभव है कि निजी निवेश, प्राइवेट पैसा आ पाएगा, PPP मॉडल वर्क कर पाएगा जब इनकी अपनी हालत उतनी बेहतर नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से जो PPP का जो मसला है वो रेलवे की हालत से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके। रेलवे की हालत पहली तो बात कोई बहुत ख़राब नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे ने डिविडेंड ना पे किया हो या रेलवे लॉस मेकिंग हो।
रेलवे की जो समस्या रही है कि डीआरएफ में हम कम पैसा डाल पाए हैं, मतलब जो रिन्यूअल्स होना चाहिए एसेट का वो नहीं हम कर पाए हैं, वो दूसरी बात है। और अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी रेलवेज़ का देखेंगे तो रेलवे इंडस्ट्री कोई बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड भी नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं ये जो साहब ने कहा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं इन्हीं की बात की तायद करते हुए कि सुरेश प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको ऑपरेशंस वाला जो मामला, रेवेन्यू वाला मामला, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जो पॉलिटिशियन है, जो चीज़ों को बढ़ती हुई जो चीज़ें दिखाती हैं, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी ट्रैक बढ़ रही है, उस तरफ वो थोड़ा सा मतलब एक जो कहना चाहिए कि एक स्टेट्समैन वाले मोड में जा रहे हैं, जबकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला मोड है वो उसमें वो कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि उनको ये छवि के चक्कर में जो है ना, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अखिलेश जी, हमारी ये आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है जी, कैसा लगा बजट? सब जवाब और वादों का पिटारा है। क्या है नया? जो पिछले बार वादे किए थे, जो बताए थे, उसी को काउंट कर लीजिए आप, उसी को दोहरा दीजिए कि क्या क्या उसमें चेक कर लीजिए, पोल खुल जाएगी इस पूरे बजट की। सिर्फ बयानबाजी बताना। क्या हुआ जो टर्मिनल्स बनाने थे प्राइवेट सेक्टर से? क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर से जो प्लेटफॉर्म लेने थे? क्या हुआ उससे ऊपरगामी सेतुओं का? क्या हुआ जो नो मैन लैंड क्रॉसिंग थी? क्या हुआ आदर्श स्टेशनों का? जो ये बनाने थे आपके सोलर पैनल्स लगाने थे, उसका आपको ये पिटारा लग रहा है? क्या कह रहे हैं जी? मुझे तो एक चीज और भी लगती है कि ये रेलवे बजट आगे को रखना चाहते हैं कि शायद रेलवे बजट खत्म ही करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी एक झलक सी लगी बात की, क्योंकि इन्होंने ट्रेन्स की अनाउंसमेंट नहीं की, जो ट्रेन्स का एक बहुत अहम बात होती है, लोग देखते हैं। इन्होंने यहाँ तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट में सबसे अहम पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनेक्सियर लगा दिया। जो बोला सबसे पहला एनेक्सियर 1, उसको वहां लगा दिया। इन्होंने जो 347 यूपीए सरकार के समय मेजर प्रोडक्ट्स का प्रायोरिटी के बिना पे आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रोजेक्ट हैं, उन पे भी इन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। और एक का जो मुझे इतराज है, एक पार्लियामेंट से उसको एक्सप्लिसिटली पास करवाते, उसको निगेट करवाते तो अलग बात थी। हमारे समय एक फैसला हुआ था कि एक जो फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, किराए में ईंधन का कितना हिस्सा है, जो रेलवेज का जितना खर्च होता है सारा, उसमें ईंधन का खर्च कितना है, यानी कि डीजल, इन्होंने एब्सोल्यूट रिडक्शंस की बात की है। और उसी के बिना पे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उनका हिस्सा कितना है डीजल का और बिजली का। आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में इंटरनेशनल जो रेट है कच्चे तेल के, वो $110 प्रति बैरल से कम होकर 24-25 तक पहुंच गए थे। उसके हिसाब से किराए कम कर देने चाहिए थे, और उसके अगर कम होते तो इनकी ऑपरेटिंग रेशियो और बिगड़ती। वो नहीं किया, और आगे को तो कम से कम विश्वास दिलाएं कि अब हम उसको आगे को लाएंगे। जो हमारा एफएसी है, या तो उसका प्रस्ताव करके उसको पार्लियामेंट से रिजेक्ट करते, वो नहीं किया, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, उसको भी लागू नहीं किया। कुछ भी किसी तरह का नजर नहीं आया। मुझे तो अभी आपके सामने बैठे देख रहे थे, किसी तरह का कुछ नजर नहीं आया। एक बहुत अहम मैं ट्रेन समझता हूं, एक लाइन जो ऐलान की हुई थी कि पट्टी से लेके फिरोजपुर तक अगर एक लाइन बनाए, उससे पूरे का पूरा पंजाब, अमृतसर वगैरह साउथ से जुड़ जाता है, बॉम्बे से जुड़ जाता है, और रास्ता भी 200 किलोमीटर कम हो सकता है एक, और वो डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। हरियाणा में कोच फैक्ट्री के लिए हम लोगों का था, राजस्थान में एक EMUs का था, उनका किसी का कोई जिक्र नहीं कि उन पे क्या कर रहे हैं। नए किसी प्रोडक्शन यूनिट का, अगर आपने गाड़ियां बढ़ानी है, अगर सेवाएं बढ़ानी है, जिन गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको तो नए फैसिलिटीज भी लगाने की जरूरत है, उनका कोई जिक्र नहीं है। बहुत ही निराश नजर आए पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल। एक लाइन में तो कहें तो उनको ये लगा कि दरअसल आने वाले वक्त में क्या रेल बजट भी पेश किया जाएगा, या इसकी जरूरत भी कम कर दी जा रही है क्या, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। इस परंपरा को देख रहे हैं पवन बंसल जी। लेकिन लोगों की क्या राय है अलग अलग जगहों पर? एक तरफ लखनऊ, एक तरफ दिल्ली। दिल्ली में अमित,
अमित, क्या नजरिया है लोगों का सुनने के बाद, क्योंकि नई रेलगाड़ियों का जिक्र या फिर लेकिन यात्रियों का जिक्र बार बार रेल मंत्री ने बाखूबी किया, खूब किया, ये सुविधा वो सुविधा। 2020 तक टारगेट भी रख दिया गया है कि हर यात्री को कंफर्मेशन टिकट मिल जाए, किस तरीके से पैसेंजर ट्रेन तक बढ़ जाए, बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन क्या है रिएक्शन वहां पर अमित? देखिए 2020 तो फिलहाल बहुत दूर है, लेकिन मैं अभी की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ राजधानी दिल्ली के स्टेशन की। और आप यहाँ पर सोच लीजिए कि लोगों की जितनी भीड़ होती है उसके हिसाब से अगर सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल नाकाफी है। अभी भी देख सकते हैं बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं है, जिस वजह से वो फर्श पर बैठते हैं। फर्श पर सोते हुए लोग आपको अंदर दिख जाएंगे। टॉयलेट्स जितनी होनी चाहिए उतने टॉयलेट्स नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने रेल बजट सुना, क्या आपको लगता है कि आपको कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। ये बस हमने आशा लगा के रखे हुए थे, लेकिन आशा नहीं, निराशा। आशा थी आपको, क्या चाह रहे थे आप? आशा ये थी जो ट्रेन में जो भीड़ थी उसको कम किया जाए। हम लोग 4 महीने पैसे देते हैं टिकट बुक करने के लिए, और जब ट्रेवल्स करते हैं तो उस टाइम पे हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे सामान कहीं और छोड़ जाते हैं, हम कहीं और छोड़ जाते हैं, और हम बैठ के फर्श पे जाते हैं, हमारी टिकट सीट पे कोई और बैठ के जाता है। ये सबसे बड़ी बातें होती है। बात आप सोच सकते हैं कि 2-3 महीने पहले भी टिकट लेते हैं, तब भी टिकट कंफर्म नहीं मिलता। ऐसे में आज भी टिकट कंफर्म टिकट लेना किसी बड़ी लड़ाई जीतने से कम नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके की दिक्कत होती है, और अभी जो बजट आया क्या उससे खुश हैं आप? लगा कि आपको कुछ मिलेगा? नहीं, ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों का, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम भी, और जो 4 महीने का जो बहुत बड़ा अंतराल दिया है जो रिजर्वेशन के लिए, वो बहुत बड़ा अंतराल होता है। इसको कम करना चाहिए, कि इसको मिनिमम 2 मंथ्स में लाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का इतना पहले से प्लान करना मुश्किल होता है, और जब प्लान करते हैं तो पता लगा कि रिजर्वेशन फुल हो जाता है, टिकट कंफर्म नहीं मिलती। टिकट कंफर्म नहीं मिलती। जो सबसे एक बड़ी सवाल हमको लगता है, पूछ लीजिए जरा अमित, कि किराया नहीं बढ़ा लेकिन हर यात्री कहता है सुविधा चाहिए, तो सुविधा के साथ किराया बढ़ाया जा सकता है क्या? उनके जहन में यह सवाल है। चलिए कुछ लोगों से और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किराया बढ़ा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि किराया बढ़ा दो लेकिन फैसिलिटीज दे दो, सुविधाएं दे दो, तो क्या उसके लिए तैयार है? नहीं, अभी बजट से पहले टिकट जो 5 रुपए का था वो 10 रुपए कर दिया लोकल ट्रेनों में यहाँ पे। और जो IRCTC में ऑनलाइन बुकिंग हम करते हैं, हम ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, तो 22 रुपए से 45 रुपए कर दिया। बहुत चार्ज तो बढ़ा दिया, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है। सफाई नहीं है, और जो है जनरल डब्बों में यह हालत होती है, टॉयलेट के अंदर लोग घुसे हुए होते हैं, टॉयलेट करना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। कैंसिलेशन के चार्जेस भी बढ़ा, कैंसिलेशन के चार्जेस भी 30 रुपए से 60 रुपए कर दिया। पब्लिक पे भारी बोझ पड़ रहा है, तो इसमें ये कम होने चाहिए। क्लीन माइक हम 1 मिनट में मुंबई तमाम जगहों पर चल रहे हैं, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। विद्या, मुंबई को लेकर जो बात थी उसमें प्लेटफॉर्म ऊंचा हो जाएगा, एवेलेटेड ट्रेन चल जाएगी 2, लेकिन क्या है जहन में सवाल बने रह गए? विद्या, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जरा बताएं, क्या मिला या कुछ नहीं मिला? जी देखिए, मिला तो वही जो पहले भी उन्होंने MUTB 3 की जो बात है वो बहुत पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। एलिवेटेड कॉरिडोर पर पहले से ही काम चल रहा है। चर्चगेट टू विरार का जो कॉरिडोर है वहां पर काफी ज्यादा, जो आपको अगर याद हो कुछ दिनों पहले ही हमने बताया भी था कि किस तरह से गिरगांव का जो इलाका है वहां पर लोग कह रहे हैं कि वो जगह खाली नहीं करेंगे स्टेशन बनाने के लिए। यही बात आगे के स्टेशनों की भी है। आरे का भी मुद्दा इसमें बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर जगह नहीं मिल रही है मुंबई में मेट्रो रेल बनाने की। इसके अलावा अगर हम लोगों जरा सा रोक रहे हैं आपको, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं उसके बाद आपके पास आएंगे, उनको सुन लिया जाए। सबका रेल बजट रोको, इतना हल्का, अरे रुको, इतना हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है। हमारा भारतीय रेल, जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। मोदी सरकार
ओ छोड़िए ना, मोदी जी का सरकार को बड़ा भारी बंद कराइए ना, आप बोल दिए छोड़िए। बेबी रुक जाओ तो बोलना रुक जाओ। ये मोदी सरकार भारत में के रेलवे ही था लाइफ लाइन, आम आदमी से लेके सभी के लिए। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। रेल का अपना घरेलू खर्चा भी उठाने का पैसा नहीं है। कई लाख करोड़ भारत सरकार को देना पड़ेगा, भारत सरकार अपने दिवाला है। ये बुलेट ट्रेन देश को नहीं चाहिए। हमारे जो ये माल का जब तक आमदनी नहीं करोगे, माल का लदान नहीं करोगे और खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है, तो बिल्कुल विदेशियों का निगाह है, जापान वपान का, कि भारतीय रेल को हम ले ले अपने। आप एक भी मीडिया या कोई आदमी चढ़ नहीं पाओगे प्लेटफार्म पर भी। रेलवे का जितना बजट हमने पेश किया था, बढ़ाया नहीं, घटाते गए। 60,000 करोड़ का सारा डिविडेंड देने के बाद, कर्मचारियों को बोनस देने के बाद, बोनस हमने ही शुरू किया। ये छटनी भी करना शुरू किए थे उस समय वाजपेयी जी के राज में। रोजगार का अवसर तो एकदम खत्म हो गया रेलवे से। अब आप देखोगे, पूरा बजट के पढ़ोगे, ये दिखाने से ये रेल दिया, वो रेल दिया। ऑन लाइबिलिटी अब ऑन मेन गेट हजारों हजार पड़ा हुआ है, जहाँ से रन ओवर लोग हो जाते हैं। सेफ्टी नहीं है रेलवे का, समय पर ट्रेन नहीं चलता, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। इन चीजों में ध्यान नहीं है कि हमारा रेल, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। रहेगा आमदनी तब ना हम खर्चा करेंगे। कई एक तरह का कंसेशन देने के बाद 60,000 करोड़ का सरप्लस हमने अर्न किया था। 60,000 करोड़ का सरप्लस, कोई हाथ नहीं फैलाया था हमने भारत सरकार के पास कि हमको पैसा दो। आज एकदम दिवाला पिट गया। कुल मिला के खत्म हो गया। जनता का इतना नहीं है, धोखा हो गया जनता को। सब गिर जाएगा, एको चीज नहीं बचेगा जो नहीं गिर जाएगा। अभी आगे और आने दो ना फाइनेंशियल बजट, तब थोड़ा पता लगेगा। स्मृति ईरानी ने कल जिस तरीके से सदन में सर अपना पक्ष पेश किया, बहुत जोरदार तीखा हमला किया। स्मृति ईरानी से अपील है, महिला हो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे आपके विषय में कुछ। हमारी बेटी के शादी में तुम आई थी इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन शैक्षणिक वातावरण खराब मत करो। JNU वो जो दलित लड़का का जो वहाँ है। लालू यादव एकदम खोखला और खत्म बजट बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फिर वही जो यात्री हैं उनकी राय क्या है विद्या, जरा पूछ लिया जाए मुंबई में। जी बिल्कुल, मेरे साथ कई सारे लोग हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। लालू प्रसाद अब कह रहे हैं कि ये बहुत ही हल्का बजट था। आपके अनुसार, हालांकि किराया नहीं बढ़ा है, लेकिन आपको लगता है कि ये बजट हल्का था? हल्का तो नहीं, वैसा नहीं है, मगर आज जो किराया नहीं बढ़ा है वो बहुत काफी अच्छी बात हुई है। आज पब्लिक के लिए पहले ही आसानी से बहुत महंगाई बढ़ गई है, उसमें आज जो तुम रेट बढ़ा देते तो पब्लिक को बहुत तकलीफ होता। आज रेट नहीं बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अगर हम पहले की बात करें, ट्रेन के नीचे गिर के प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत ज्यादा गैप होता है, उसमें लोगों के फंस जाने से कई मौतें हुई हैं मुंबई में। इस बार बजट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाई जाएंगे। क्या आपको लगता है इससे वाकई काफी फायदा होगा? हाँ, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और गाड़ियों का जो डिले होना, जो ट्रेन का जो डिले होना, वो भी इसी वजह से होता है कि एक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक भी एक्सीडेंट होता है तो लाइन से उसी लाइन में सारी गाड़ियाँ एक ही तरह से खड़ी हो जाती है। तो क्या कहें, हल्का है या भारी है? क्या बजट, किस तरह का? ठीक ठाक ही है, आज का बजट ठीक ठाक है, ज्यादा घोषणाएं नहीं है, ऐसे घोषणा करके फायदा भी नहीं है। चलिए, हम पिछले जितना घोषणा हुआ था अभी
चलिए हम जरा सा रोक रहे विद्या, मुंबई की खबर है, चूंकि रेल से तो नहीं लेकिन ना सड़क से बल्कि चार्टर्ड से मुंबई तक का सफर पुणे से किया संजय दत्त ने, वो अपने घर पहुंचे हैं। जरा हम वो तस्वीरों को भी एक साथ दिखला दें, क्योंकि वहां पर उनके प्रशंसकों की भीड़, परिवार वालों की मौजूदगी, सब कुछ है। और इन सब के बीच जो आप देख पा रहे हैं ये उनके निवास स्थान की कुछ तस्वीरें थी। वहां पर दोबारा चलेंगे, लेकिन अब लखनऊ का मिजाज क्या कहता है अनूप? अनूप एक मिनट जरा सा रोक रहे हैं, चूंकि हमारे साथ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त साथ में हैं। कुमार विक्रांत, जरा उनसे पूछिए वो कैसा सोच पा रहे हैं इस बजट को। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विपक्ष में नेता और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब, बजट आया 2016 का, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अरे एमपी ऐसा क्यों? हमारे साथ है लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब, 2016 का सुरेश प्रभु का बजट कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, सब पुरानी बातें थे। उनको उसी बातों को अलग अलग शब्दों में उन्होंने कहा है और कविता के रूप में उन्होंने बताया है। अटल बिहारी जी का कविता के रूप में क्या बोले, बच्चन साहब क्या बोले, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर का क्या संदेश है, वो संदेश पढ़े। लेकिन असल में जनता के लिए कोई नई चीज़, नए ट्रेन, नई सहूलतें, ऐसा कुछ नहीं। अपना जो पुराना बात है उतना। सर, एक बात कही जाती है इस बजट के बारे में कि हवाबाजी का बजट नहीं है, जो जमीनी चीजें हैं वो मजबूत करने की कोशिश की गई है। हकीकत से रूबरू बजट कहा जा रहा है। देखिए, ये आपको और उनको मालूम होगा, लेकिन ये बजट में तो पहले भी हकीकत की बजट ही बोलते थे, को जनता के लिए ही करते थे। ऐसा कौन सा पहले का निकाल के नया इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया सर? हाँ, किराया नहीं बढ़ाया, इससे पहले ही बढ़ा लिया ना। और खास करके 5 स्टेट में इलेक्शन है, और 5 स्टेट में जब इलेक्शंस है तो उसको सामने रख के उन्होंने किया। कितने नंबर देंगे सर? कितने नंबर देंगे? अगर 10 में सर 10 में से कितने नंबर देंगे? रेल मंत्री ने बजट नंबर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ मल्लिकार्जुन खड़गे। संसद भवन से कैमरामैन विनोद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। तो लखनऊ का क्या मिजाज कहता है अनूप? देखिए, लखनऊ के मिजाज की अगर बात करें तो लालू जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, धोखा है ये बजट। हालांकि उस शब्द का इस्तेमाल तो लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मायूसी जरूर है लोगों में। हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग कभी खड़े थे। क्या नाम है आपका, बताइए। बजट से आपको मायूसी हासिल हुई या खुशी हासिल? मायूसी तो नहीं हासिल हुई है, लेकिन यह है कि जो मेन चीजें थी उनके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया कि ट्रेनों को हम राइट टाइम चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं बहुत लेट चल रही हैं, और अपने जुरिस्डिक्शन में ये डीआरएम लोग गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं। इसका क्या कारण है ये नहीं पता। किराया नहीं बढ़ाया? देखिए, किराया पहले ही साल में 2 बार 3 बार ये लोग बढ़ा लेते हैं, तो किराया नहीं बढ़ाया बढ़ा कोई मायने नहीं रखता है। और खाली जो चीज़ें अच्छी लगी हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, बुजुर्गों को नीचे की सीट के लिए आरक्षण किया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, आप बताओ, आपको क्या कुछ मिला बजट से? कुछ भी बजट से मुझे नहीं मिला है, और जनता को तो ये पहले से ही मालूम था। और जैसा कि इन्होंने साल में किराया तो 2-3 बार बढ़ाया है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं बढ़ी हैं। बस मैं प्रभु जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो कुछ मेरी बात से कुछ सुने और फिर उसको उसी हिसाब से लें। 2020 का रोड मैप तैयार किया गया है, क्या कहना है? सर मतलब बेकार है सब कुछ। सर मतलब साफ सफाई, खाना पीना सब एकदम मतलब है ही नहीं कुछ। और सर मतलब आपको क्या लगता है? जी, हमें ये लगता है कि क्योंकि रेल बजट पेश हो चुका है तो इससे कुछ अच्छाई भी दिखाई गई है, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक अभी तक, जैसे कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 3 साल से पैसेंजरी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ने ये देखा है कि ना तो कोई ट्रेन राइट टाइम का भी चल पा रही है, और ना ही उससे मतलब कोई हम लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम लोग यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत प्रसून जो यहाँ के लोगों को है कि कुछ भी ऐसा नया उन्होंने नहीं कहा जिसको लेकर, कम से कम यात्री सुविधाओं को लेकर और सेफ्टी को लेकर ऐसा कुछ नया नहीं कहा सुरेश प्रभु ने, जिससे लोगों को कुछ उम्मीदें बढ़ी हों। जो बातें उन्होंने कही, जैसे 8.5 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही, ये बात वो पिछली बजट में भी कह चुके हैं। इसके अलावा 2020 का जो रोड मैप तैयार किया है वो भी ये बात पहले कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को बहुत ज्यादा खुशी इस बजट से फिलहाल तो नहीं हुई है। अगर चलिए पुरानी दिल्ली चलते हैं। पुरानी दिल्ली में हमारे साथ कपिल मौजूद है, और कपिल, निदा फाजली ने गालिब को याद करते हुए कहा था कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी बदलेगी। तो जब बजट नहीं आया था बहुत निराश थे पुरानी दिल्ली में यात्री, अब क्या है?
हाँ बिल्कुल। और प्रसून, जिस तरह से आपने भी पहले कहा था कि गालिब के घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन है, लेकिन हमने पहले ही बात की थी इस स्टेशन पर आने वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे स्टेशन की बहुत दिलचस्प जगह पर खड़ा हुआ हूं। ये इंक्वायरी काउंटर है और जब आज सुरेश प्रभु ने बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि 2020 तक हम सबको कंफर्म टिकट देंगे, ट्रेनें टाइम पर चलेंगी। एक सज्जन हमारे साथ हैं, बताइए आप, आज रेल बजट पेश हुआ है, आज की आपकी समस्या क्या है? सर ट्रेन जो जाना था उसके लिए ट्रेन रद्द हो गई है, तो अब समस्या तो होगी। तो आदमी तो इनकी ट्रेन रद्द हो गई है और पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर मौजूद हैं और कई बार हमने अनाउंसमेंट सुना है कि असुविधा के लिए हमें खेद है, फला जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। तो लोगों की उम्मीद ज़रूर ये है कि ये इंक्वायरी काउंटर है रेलवे का, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें भी आएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं कपिल, एक चीज बताइए, कपिल एक चीज बताइए, लोग ये जानना चाहेंगे चूंकि ट्रेन रद्द हो गई इनकी और रेल मंत्री ने लगभग इतनी बार इस्तेमाल किया कि वो ऐप से अब डाउनलोड करें, अब अपने मोबाइल के ज़रिए टिकट ले लें, मोबाइल पे सारी जानकारी ले लें, रफ्तार तक समझ लें क्या ट्रेन की रफ्तार है। ऐसे में क्या मुश्किल है लोगों के जहन में, ये मोबाइल के ज़रिए ज़िंदगी चलेगी या रेलवे को अब कहीं सक्रिय होना होगा और पहुंचना होगा यात्रियों के दरवाजे तक? बिल्कुल, सीधे हम ये बात जो यात्री हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। बताइएगा, इनकी ट्रेन रद्द हो गई, इनको पता नहीं चला। रेल मंत्री बात करते हैं, सरकार बात करती है कि सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल होगा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। क्या आपको लगता है कि ये सब सफिशिएंट है? नहीं, अगर कोई पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है तो उसको तो समय देना पड़ेगा ना। मान लीजिए इनकी ट्रेन रद्द हो गई, इनको पता ही नहीं चला। आम दिनों होता यह है, ट्रेन रद्द हो जाती है, रिशेड्यूल होती है, तो मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन हम लोग को तो मिलता है। अब इनको नहीं मिला या किसी और सज्जनों को नहीं मिला। आपको क्या उम्मीद है, क्या ये जो सारी कोशिशें चल रही हैं वो कामयाब होंगी या फिर अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं? रेलवे में ने तो बहुत सारा सिस्टम अपडेट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुरेश प्रभु जी करने जा रहे हैं, लोगों की उम्मीद है उनसे, तो आई होप फ्यूचर में होना चाहिए। अभी क्या है, अभी तो जो करंट सिनारियो है उसमें हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं ना क्या चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी को क्या चाहिए कि हमारा सिस्टम अपडेट रहे, ट्रेन कहाँ है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मतलब आज बजट पेश किया है, ये उम्मीद जाहिर की है कि सबको कंफर्म टिकट मिले, सबको टाइम पर ट्रेन मिले, ट्रेन कैंसिल ना हो, सब कुछ ऑनलाइन अपडेट मिले। आपको लगता है ये सब मुमकिन है अभी? देखो, गवर्नमेंट प्रोग्रेस तो बहुत कर रही है, रेल मंत्री प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन जेडे कोई अनपढ़ आदमी उनको कुछ भी मालूम नहीं है, अपने मोबाइल देखते नहीं देखना जानते, इनका कोई और साधन होना चाहिए जो इनको पता चल जाएगा। ठीक है जी। बाकी ठीक है, रेलवे का अभी जो ट्रेन पूरी रद्द हो गई है उसके लिए जनता बहुत परेशान पड़ रही है। ओके, हम जरा लौटते हैं आपके पास। अब सवाल है कि कांग्रेस जिस नजरिए से देखे, अखिलेश जी अब घूम के दोबारा आपके पास आया, आपने शुरू में ही बड़ा नकार दिया था बजट को, लेकिन रेल बजट और अब आने वाला है बजट जिसका इंतजार 4 दिन के बाद हो रहा है, देश कर रहा है, क्या मैसेज निकल रहा है? देखिए, ये फ्लॉप लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ माइंड डाइवर्जन के लिए घर वापसी, लव जिहाद, बीफ सीप, जेन फला धमाका करते रहेंगे। ये करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि गुजरात मॉडल से चलना चाहते हैं, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है। आप रेल बजट देख लीजिए, इसको 2-3 भाग में आप एनालिसिस कर लीजिए कि पहले आपने क्या किया था, उसमें क्या क्या किया, आगे आप जो क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले आपने 100% FDI अलाउ की थी रेलवे में आते ही, क्या रुपये आया है, तमाम घोषणाएं की थी, PP से, प्राइवेट से और अपने लेकर के। मैं अभी कुछ गिनाया था, कुछ गिना सकता हूं, मुझे याद है। उसमें क्या हुआ? किसी पे कोई काम नहीं हुआ। आप सिर्फ वादे करके लोगों को बेवकूफ कब तक बनाओगे? हर कोई मायूस है। आप किसी से बात करके देख लें, ये बोले थे कि रेल बदल दूंगा, रेलवे बदल दूंगा, सिर्फ वर्दी बदल पाए हैं अपने कुछ एम्प्लॉइज की। लब्बे लबाब में यही है। वर्दी बदलने का जिक्र अखिलेश जी किया गया। इन्होंने कहा था कि हमारा, लेकिन नहीं अखिलेश जी एक चीज बताइए, इससे पहले तमाम पॉलिटिशियंस होते थे रेल मंत्री, एक ऐसा रेल मंत्री चुना गया जिसको, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, लेकिन उसका एक विजन एक अपना विजन है कि टेक्निकली क्या विजन है? विजन क्या बताएं ना आप, क्या विजन है? कौन सी चीज इंट्रोड्यूस की जिससे हम कहें एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं? इनके आने के बाद
100 गुना एक्सीडेंट बढ़े हैं। आपकी जो रिकवरी है वो 80% भी नहीं हुई, 70% है जो अर्निंग होनी है। वो अभी तक 1 महीने में कितनी कर लेंगे वो नहीं गए। अभी आप 7th वित्त आयोग लगा देंगे तो वो 68% हो जाएगी। आपके पास और पैसे की कमी हो जाएगी। करेंगे कहाँ से? एक एक चीज के एनालिसिस करिए ना। हम 1 घंटे आपको समय देने को तैयार है। कोई बताए तो कि कौन सी चीज की इसमें तारीफ कर दी जाए। आपने प्लेटफॉर्म की बात की थी, टाइमिंग्स की बात की थी, एक्सीडेंट की बात की थी, तुरंत रिजर्वेशन की बात की थी, ट्रेनें कैंसिल तक हो रही हैं। आपने गुड्स ट्रेन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म और यार्ड और उसका सेटेलाइट वाला प्राइवेट देने की बात की थी। कोई आया आपके पास? जमीनों को पीपीपी मॉडल पे बेच करके पार्टनरशिप करके बिजनेस करने की बात की थी, वो तक तो कोई लेने आया नहीं आपके पास। सिर्फ बातें करोगे कि 8.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे, इस बार बोलो 4 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे, 1 पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्यों झूठ बोल के फर्जी आंकड़ों से देश को गुमराह कर रहे हो आप? और इसी तरह देखिए आप अभी मेन बजट आएगा। 1 मिनट आप रहिए हमारे साथ, जो कि विशेषज्ञ भी है। आप जब कह रहे हैं तो हमको याद आ रहा है, उन्होंने दरअसल कविता भी याद की हरिवंश राय बच्चन साहब की, जीवन का नवतरंग। वो कविता भी जब बच्चन साहब ने लिखी थी तो निराशा के दौर में एक उमंग भरने के लिए उस कविता का जिक्र किया था हरिवंश राय बच्चन ने। आज बजट को लेकर जो बात आ रही, जो जिस बात का जिक्र लगातार अंशुमन आप कह रहे हैं, अब इस हिस्से में आइए कि अगर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज, पवन बंसल नाराज, अखिलेश जी तो लगातार नाराज हैं, लालू यादव ने तो पिटारा ही खोकर, अब अगर एक राय पॉलिटिशियंस के, अभी तक बीजेपी के नेता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर चीजों को आइए तो क्या होना चाहिए था जो नहीं है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो जहां ये सरकार फंस रही है, सुरेश प्रभु ने कुछ ऐसे इतने बड़े वादे कर दिए हैं जिन्हें सपोर्ट करने लायक फैक्ट्स वो नहीं ला पाए। और हम ये लगातार इस सरकार में पिछले 2 साल से पुण्य प्रसून जी देख रहे हैं कि ये बहुत लंबे और बड़े वादे किए गए हैं। और अगर आप पिछले साल 2015 से 2016 को नापने की कोशिश करें तो 2015 के रेल बजट के वादों में का इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाया। और यही वजह है कि विपक्ष इस पर इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया, हम जरा सत्ता पक्ष का रिएक्शन देखें, उनका रिएक्शन नहीं आया था। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने